हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के राजनीति विज्ञान या सिविक्स को पढ़ेंगे। इसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। तो इसमें अध्याय 6 में है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और जो भाग बाकी था उसे आज हम पूरा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आवास। तो आवास क्या है? घर, रहने का स्थान को आवास कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया, जिससे गरीब लोगों को अपना घर मिल सके। बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई ऐसी योजनाओं से अनेक परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है और अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से चल रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो बीपीएल परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए घर की व्यवस्था की गई है। तो इस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में रहने वाले गरीबों को भी आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनके लिए भी योजना है और जो शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं तो उनके लिए भी आवास योजना है। तो सबके लिए आवास की यह योजना केंद्र सरकार की है और जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। देखिए, यहाँ देखते हैं, झारखंड में 15 अप्रैल 2016 को संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर योजना शुभारंभ किया गया। तो वैसे लोगों के लिए ये योजना था जो विधवाएं हैं, मतलब जिनके पति की मृत्यु हो गई, तो वैसे लोगों के लिए भी आवास योजना की व्यवस्था कर दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत लाभुकों के खाते में 3 किस्तों में राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। तो ये उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और ये 3 किस्तों में आएगा। अब नेक्स्ट है परिवहन। किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि यातायात के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते और हमें यातायात करना आवश्यक हो जाता है, परिवहन करना आवश्यक हो जाता है। तो वर्तमान में यातायात के साधनों में रेल हैं, सड़क हैं और जल या वायु परिवहन शामिल हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और इन साधनों के परिचालन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए सड़क बनाने पड़ते हैं। सड़क परिवहन के लिए बस चलेगी तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, रेलवे के लिए ट्रैक बैठाना होगा और जल के लिए भी महंगा साधन हो जाता है, वायु के लिए और महंगा हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इसके विकास की जिम्मेदारी भी किसकी है? सरकार की है, क्योंकि साधारण लोगों के द्वारा ये संभव नहीं है। हालांकि सड़क निर्माण में निजी क्षेत्रों की सहभागिता देखी जा रही है। निजी क्षेत्र भी सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन रेल, जल या वायु परिवहन का विकास सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। रेलवे एवं वायु परिवहन को छोड़कर बाकी का विकास जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी सरकार की अहम भूमिका है। सरकार ही इसका व्यवस्था करती है, सड़क मार्ग की, रेलवे ट्रैक बिछाने की, जहाजों के लिए या फिर वायु मार्ग के लिए सरकार ही व्यवस्था करती है। वायु परिवहन के विकास का काम नागर विमानन विभाग के जिम्मे होता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग विभाग फिक्स किया हुआ है जो इस पर नियंत्रण करेंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे। देखिए, रांची नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के प्रणाली के तहत सिटी बस का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का समान योगदान है। अब आगे देखते हैं कि जो वायु परिवहन के विकास का काम नागर विमानन विभाग के जिम्मे है और कम दूरी के लिए जो बसें हैं, बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है, क्योंकि इसी से अधिकतर लोग
यातायात करते हैं। ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग बसों से ही यात्रा करते हैं, अपने ड्यूटी जाने के लिए बस का उपयोग करते हैं। तो इन बसों का परिचालन प्रायः निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। तो कोई निजी व्यक्ति ही इसको चलाता है, इन छोटे दूरी के बसों को। और कुछ शहरों में सरकार द्वारा भी ऐसे बसें चलाई जाती है, और कहीं कहीं सरकार निजी लोगों के साथ साझेदारी में सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो कभी कभी सरकार और निजी कंपनियों का साझा होता है और उससे भी सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, बसों की सुविधा उपलब्ध होती है। तो तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों में सार्वजनिक बस प्रणाली की जरूरत के हिसाब से कम साबित हो रहा है। तो जितनी बसें चल रही है वो कम हो जा रही है, भीड़ ज्यादा हो जा रही है। तो इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है कि बसों की अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो। देखिए यहाँ एक बस का चित्र दिख रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत झारखंड सरकार द्वारा द्रुतगामी वातानुकूल डिलक्स मतलब एयर कंडीशन बसें भी चलाई गई है। तो ये बसें अभी रांची से जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर से के लिए चलता है। रांची से चलती हैं ये बसें जो एयर कंडीशन है। तो अन्य जिला मुख्यालय को भी राज्य मुख्यालय से इन बस सेवाओं से जोड़ने की योजना है। तो इस तरह की काफी बसें आप देखते हैं, आपको भी अनुभव है यात्रा के दौरान ऐसे बसों का। तो दिल्ली एवं मुंबई जैसे महानगरों में सरकार के द्वारा मेट्रो रेल परिवहन के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। तो दिल्ली में मेट्रो चलता है। तो मेट्रो क्या है? भूमिगत रेल, जमीन के नीचे चलने वाली रेल। दिल्ली में मेट्रो रेल से पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया सरकार के द्वारा मेट्रो चलाने के लिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार कर ध्यान देती तो इतने भारी खर्च की जरूरत नहीं पड़ती, मेट्रो चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोगों का ऐसा मानना था और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। देखिए दिल्ली में मेट्रो रेल का परिवहन, ये है मेट्रो ट्रेन, और ये जमीन के नीचे बना हुआ स्टेशन है और इसके जमीन के नीचे ट्रेन चल रही है। तो इसे मेट्रो का ट्रेन या फिर भूमिगत ट्रेन भी कहते हैं। अब है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा मतलब समाज में सभी को एक सुरक्षा प्रदान करना कि वो निश्चिंत होकर अपना जीवन चला सके, आजीविका चला सके। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं समय समय पर आरंभ की गई है। तो कुछ योजनाएं राज्य सरकार के सहयोग से चलती है और कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से। तो सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य है कि भविष्य में लोगों के साथ होने वाली जो संभावित घटनाएं हैं तो उनसे उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, जैसे दंगा वगैरह। तो संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए भविष्य निधि योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना भी इसी का ही एक अंग है। जीवन बीमा भी इसी का ही अंग है। तो इसके तहत जैसे पेंशन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाओं का नाम देखिए, अटल पेंशन योजना 2015। तो ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं हैं। तो असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए योजना है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, ये भी 2015 में शुरू किया गया। तो सालाना 12 रुपए के प्रीमियम दर पर 2 लाख का बीमा है ये पॉलिसी। और है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो सालाना साल में 330 रुपए के भुगतान करके आप 2 लाख का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2014, तो जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनकी समृद्धि से संबंधित ये योजना है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो इसके तहत बहुत लोगों को गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया। अब तो आपने भी देखा होगा अपने आसपास। तो प्रश्न यह उठता है कि सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता की जवाबदेही सरकार की ही क्यों होती है? सरकार की क्यों जिम्मेदारी होती है कि सारी चीजें सरकार उपलब्ध कराए? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करें, सड़क सुविधा
प्रदान करे, यातायात सुविधा, तो बाकी सुविधाएं प्रदान करे, जल सुविधा प्रदान करे। तो ये जिम्मेदारी उनकी क्यों होती है? तो निजी क्षेत्र की कंपनियां लाभ के उद्देश्य से काम करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका बस एक उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए, जबकि जो सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर इन सुविधाओं की उपलब्धता की जवाबदेही निजी कंपनी को दे दी जाए तो इन सुविधाओं की पहुंच बस कुछ ही लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि यदि प्राइवेट स्कूल को जिम्मा दे दिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो वो बहुत ज्यादा फीस वसूलेंगे, क्योंकि उनको अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो इससे क्या होगा, सब साधारण लोगों की पहुंच उससे तक नहीं रहेगी। इसलिए सार्वजनिक सुविधाओं को सरकारी क्षेत्रों में ही रखा गया है। और एक लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य जन कल्याण होता है, जो ऐसी स्थिति में पूरा नहीं हो सकता। यदि प्राइवेट में सारी चीजों को सौंप दिया जाए तो जो गरीब लोग हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं बन पाएगी। स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाएं में निजी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। तो जैसे देखें कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आप यह भी देखते होंगे कि बोतल बंद पानी बाजार में बिकता है। तो ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां क्या करेंगी, ऊंची कीमत पर इन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। और अगर यह नियम बना दिया जाए कि जो जन सुविधाओं को निजी कंपनी ही मुहैया कराएगी, तो आर्थिक रूप से जो अक्षम लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका जो जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इतना जो महंगा हो जाएगा हर चीज, तो उनको जीवन चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन सुविधाओं का संबंध लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। अतः किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो सके। और हमारा जो संविधान है वो लोगों के जीने के अधिकार का आश्वासन देता है कि लोग अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। अतः ऐसी स्थिति में क्या है कि जो जन सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, क्योंकि यदि निजी कंपनियां लेगी तो साधारण लोगों तक उसकी पहुंच नहीं बन पाएगी। तो अब समझ गए ये चीज। अब है सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो सरकार जो इतना खर्च करती है सरकारी अस्पतालों में, सरकारी विद्यालयों में, तो ये या फिर सरकारी बाकी सुविधाओं में, तो ये पैसा उनको कहाँ से मिलता है। तो आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। तो बजट के जरिए सरकार क्या करती है, अपने मुनाफा का, अपना नुकसान, जो लाभ हानि है उसका ब्यौरा देती है साधारण लोगों के बीच। तो इसमें सरकार जो पिछले वर्ष का खर्च है उसका जो खर्च का हिसाब है उसको दिखाती है, और आगामी वर्ष में उसको खर्च करने की क्या क्या योजना है वो भी उस बजट में रहता है। तो बजट में सरकार को इस बात की भी घोषणा करनी पड़ती है कि अगर अगले साल की योजना के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी वो भी उस बजट में सरकार को दिखाना पड़ता है। तो जनता से मिलने वाला जो कर होता है, जो टैक्स वसूलते हैं जनता से, तो सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया क्या है, यही टैक्स है। तो आप सुनते हैं कि आपके माता पिता हो सकता है टैक्स देते हैं, या फिर आप बोलते हो कि हम टैक्स नहीं देते, लेकिन आप कोई भी छोटा सा सामान खरीदते हैं, या फिर कलम, पेंसिल, या फिर छोटा सा टॉफी ही क्यों ना खरीदते हो 50 पैसा वाला, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। लेकिन ये टैक्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे रूप से, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप टैक्स देते हैं, लेकिन आप भी टैक्स देते हैं। तो जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्चा करने के लिए सरकार को पूरा अधिकार है, क्योंकि सरकार जनता के लिए कार्य करती है, इसलिए जनता से वो कर भी वसूल करती है। सरकार की आय और विभिन्न स्रोत, तो जिन्हें कर से प्राप्त आय तथा कर भिन्न आय में बांटा जाता है। तो सरकार कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों से कर्ज भी लेती है। तो कभी कभी क्या कहते हैं, लोन लेती है, तो वह भी सरकार की आय का ही एक हिस्सा है।
तो देखिए, किसी वेतनभोगी कर्मचारी या व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके आप पता लगा सकते हैं कि लोग किस किस तरह से कर सरकार को चुकाते हैं, और इसके बारे में आप पता करेंगे। तो आप भी टैक्स देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी दुकान को चलाते हैं, फैक्ट्री को चलाते हैं, तो वो भी अपने हर साल क्या करते हैं, एक टैक्स देते हैं सरकार को। और आप भी सामान को खरीदने के साथ उसके साथ कुछ टैक्स जुड़ा होता है, उसे आप पे करते हैं। तो अब है केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का विभाजन। जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसका कर राजस्व किस तरह से विभाजित होता है उसको देखते हैं। ये जो पीले रंग से दिख रहा है, ये 21% क्या है, उधार एवं अन्य देयता, तो ये उधार के द्वारा प्राप्त होता है। ये गुलाबी रंग से जो 19% दिख रहा है, ये क्या है, निगम कर है। और ये जो बैंगनी रंग से दिख रहा है, ये क्या है, आयकर है। 14% क्या करती है, आयकर से प्राप्त करती है। और ये जो लाल रंग से दिख रहा है 30%, यह है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य कर होते हैं। और ये जो 16% नीले रंग से दिख रहा है, ये है अन्य स्रोतों से वो अपना आय प्राप्त करती है। तो ये कहाँ से प्राप्त है, ये डाटा प्राप्त हो रहा है 2016-17 के केंद्रीय बजट का ये डाटा है। ठीक है। अब देखिए, इसे भी आप जान लीजिए कि क्या आप जानते हैं कि आप जो भी सामान खरीदते हैं या फिर सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यदि आप कोई कपड़ा खरीदे या फिर कोई कलम खरीदे, कोई चॉकलेट खरीदे, तो क्या हो रहा है, उसमें भी साथ में टैक्स जुड़ा हुआ है। तो आपको जीएसटी के नाम पर टैक्स भरना पड़ता है। कोई गहना खरीदे या फिर कोई भी सामान खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज खरीदे, तो उसमें साथ में क्या जुड़ रहा है, जीएसटी जुड़ जाता है। तो दुकानदार बोलता है कि रसीद बना दे, जीएसटी आपको इतना लगेगा, ये आप सुने होंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। तो जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब किसी सामान के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ता है, गुड्स या सर्विस, किसी सेवा के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वस्तु एवं सेवाओं पर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये लागू हो गया। तो जीएसटी कब लागू हुआ, जुलाई 2017 से। तो यह पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री पर लगने वाला कर है। और ये कौन लगाता है, कि केंद्रीय और राज्य स्तरों के कर के स्थान पर लागू किया गया। तो पहले जो विभिन्न अलग अलग तरह का कर लगता था, केंद्र का और राज्य का, तो उसके स्थान पर जीएसटी लागू किया गया। और इसकी खासियत है कि किसी भी सामान पर इसका दर पूरे देश में एक जैसा होगा, पूरे देश में एक ही जीएसटी लगेगा। लेकिन पहले क्या था कि आपका कोई सामान क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा तो वहां उसमें टैक्स जुड़ जा रहा, फिर वो दूसरे तीसरे राज्य में जा रहा तो वहां टैक्स जुड़ जा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हर एक जो सामान है वो पूरे देश में एक ही जीएसटी है, मतलब एक ही कर है। अर्थात पूरे देश के किसी भी कोने में मौजूद उपभोक्ताओं को उस वस्तु का क्या है, एक जैसा कर चुकाना होगा, एक ही टैक्स होगा जो जीएसटी होगा। समझ गए? तो चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जानने योग्य कुछ शब्द हैं, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ, शहरी क्षेत्र, अर्बन एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया, और स्वच्छता, सैनिटेशन। तो ये हो गया क्लियर। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसका दोनों पार्ट पढ़ लेंगे तब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना आप कर लीजिएगा। कमेंट, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।